हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम पिछली कई वीडियो से अपने बिजनेस स्टडी के टॉपिक को कर रहे हैं और बिजनेस स्टडी का टॉपिक जो है हमारा लगभग पूरा होने की कगार पर है। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड है और कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। उसी के साथ जो हमारी पहली बुक है मैनेजमेंट वाली, वो हमारी इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और पहली से सेकंड बुक है हमारी, वो ऑलरेडी मैं आपके सामने वीडियोस के रूप में पेश कर चुका हूँ। तो कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कंसेप्ट हमने बिजनेस स्टडी का पूरा कर लिया। इसका मतलब जो भी हमारा सिलेबस बनता है वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। तो सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हम ख़त्म करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं 2 प्लेलिस्ट डालूंगा। वो 2 प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस में लगे हुए मिल जाएंगे। तो कुल 2 प्लेलिस्ट में आप पूरा कोर्स जो है एसेस कर सकते हो। तो वो दोनों लिंक जो प्लेलिस्ट के हैं हमारे 2 प्लेलिस्ट के, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो सीबीएसई से रिलेटेड पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या रिविजनरी वर्क होना चाहिए, एमसीक्यू क्या है, उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं आगे डालूंगा। तो उन सभी वीडियो को एसेस करने के लिए आपके पास वो समय पर पहुंच जाएं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट वो सारी वीडियो आपके पास समय पर आते रहें और हम कम से कम 95% बिजनेस स्टडी के अंदर ला पाएँ। साथ ही साथ आपको पता है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अकाउंट्स के ऊपर भी आती हैं। तो उन अकाउंट्स की वीडियो को असेस करने के लिए भी आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम आपको पता ही है, प्रदीप खोकर है। तो चलते हैं हम आज के अपने बिजनेस स्टडी के लास्ट टॉपिक पर जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। पूरा चैप्टर हम इसी एक वीडियो में करेंगे और इसी के साथ हमारा बिजनेस का कंसेप्चुअल बेस सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक ये फंक्शन जो है लास्ट है मैनेजमेंट का, पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है या एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं के थ्रू वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनसे रिलेटेड सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जो भी करेक्टिव एक्शन लेना होता है वो भी यही लेना होता है, सो दैट हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। तो जो प्लानिंग हमने सेट की थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, ये देखना और ये कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोलिंग का। तो इसी से पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलिंग आल्सो एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं आपको पता है सारी स्क्रैच हैं, आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली, उनका हम सबसे अच्छा उपयोग करें, एफिशिएंटली, मिनिमम वेस्टेज के साथ करें, सो दैट जो भी प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं जो प्लानिंग में सेट किए थे वो अचीव हो सके। तो इट इज ए फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन। तो साइकिल जो प्लानिंग से शुरू हुई थी वो सर्कल उसका चलता रहता है। प्लानिंग से वो ऑर्गेनाइजिंग की तरफ चलती है, ऑर्गेनाइजिंग से वो स्टाफिंग की तरफ चलती है, स्टाफिंग से वो डायरेक्टिंग पर चलती है जो हमने लास्ट वीडियोस में किया था, और उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग आता है जो ये वाला चैप्टर है। और इस कंट्रोलिंग के बाद फिर हमें जो है नेक्स्ट प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग साइकिल को पूरा करता है और उसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं। तो वो साइकिल को दोबारा कहाँ लेके आता है? प्लानिंग के ऊपर। द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस की जा रही हैं, जो इस समय परफॉर्मेंस या एक्टिविटीज चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो उससे कितनी दूर है। तो सबसे पहले तो कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये डेविएशन आई है, और उसके बाद कोशिश ये की जाती है अगर वो कंट्रोलेबल कॉजेज हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो करेक्टिव एक्शन ले, सो दैट हम अपने स्टैंडर्ड को पा सकें।
तो ये कंट्रोलिंग की पूरी एक तरीके से प्रोसेस होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस। अभी सिर्फ कंट्रोलिंग में क्या होता है मीनिंग के रूप में आपको समझाया जा रहा है। फीचर्स के रूप में बात करें, ऊपर वाले भी फीचर्स हैं, पर फीचर्स वैसे बनाए तो बनता है कि एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, वो आपको पता है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो गोल ओरिएंटेड अपने आप ही है। ऑल परवेसिव है, मतलब कि हर लेवल पर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी लेवल पर हम कंट्रोलिंग से अलग नहीं हो सकते। तो जितने भी फंक्शंस हैं सब में हमें जो है कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं से हम अपने को उस टारगेट की तरफ लेके चलेंगे जो हमने सेट किया था। एक ये प्राइमरी फंक्शन है एवरी मैनेजर का, मतलब कि चाहे वो कितने ही काम कर ले, ये सारे फंक्शन वो पूरे कर ले यहाँ तक के, बट अगर वो कंट्रोलिंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि सारी फंक्शंस वेस्ट हो जाएंगे। प्लानिंग में जो मर्जी डिसाइड कर लो उसके हिसाब से सामान को या एक दोनों रिसोर्सेज को, ह्यूमन और वैसी फिजिकल रिसोर्सेज को अरेंज कर लो, उसके अकॉर्डिंगली स्टाफ भी अपॉइंट कर लो, डायरेक्शन भी उनको दे दो, पर जब तक उनको आप चेक नहीं करोगे कि क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, जब तक इन सब फंक्शंस को पूरा करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है। ये एक डेफिनेशन है जो कुंट और डोनेल ने दी है। वो कहते हैं कि मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइड दैट द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मतलब कि ये मेजर किया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या वो पूरे हो पाए, एंड अगर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन डेविएशन में ली जाए, सो दैट हम ये श्योर कर सके कि ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान अचीव हो रहे हैं। तो इनके बेस पर अगर मैं बोलूं तो कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, और उसी के बेस पर कंट्रोलिंग की इस जो भी फीडबैक्स आएंगी उसके बेस पर मैं नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकता हूं। तो नेक्स्ट साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए भी कंट्रोलिंग की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये मीनिंग था उसका। अब हम चलते हैं इससे आगे। मीनिंग पढ़ लिया, अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स में आएगा मीनिंग के बाद। तो इंपॉर्टेंस ये है कि कंट्रोलिंग को आप अलग नहीं कर सकते, ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप कभी भी अलग मैनेजमेंट से नहीं कर पाओगे। तो प्रबंध से जो है ये अलग नहीं किया जा सकता। फंक्शन बहुत जरूरी फंक्शन है, हमने पढ़ा है, प्राइमरी फंक्शन है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, पहली ये है कि ये गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। वो हम अभी जब मीनिंग पढ़ रहे तो हमने देखा था कि हम क्या चाहते हैं, स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सके। अगर हम स्टैंडर्ड अचीव करेंगे तो गोल हमारे ऑब्वियसली है अचीव हो ही जाएंगे। दूसरा है कि एक्यूरेसी देखी जाती है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया, क्या जब परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जब वो उनको परफॉर्म कर रहे हैं इंक्लूडिंग मैनेजर, तो क्या वो उस एक्यूरेसी के साथ काम कर पा रहे हैं जो प्लानिंग में सेट की गई थी, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम जो डायरेक्शन दी गई है, जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को भी चेक किया जाता है, क्या वो फीजिबल स्टैंडर्ड सेट किए थे हमने। ऐसा भी तो हो सकता है हम स्टैंडर्ड गलत कर दे, प्लानिंग भी तो गलत हो सकती है, तो उसकी एक्यूरेसी को भी चेक किया जाता है। फिर देखा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनका सबसे अच्छा उपयोग करें मिनिमम वेस्टेज के थ्रू, जब भी हम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे। कंट्रोलिंग उसमें हमारी मदद करता है। फिर है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, कि उसको ये समझे कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और इम्पोर्टेंट हो आप। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उनको मोटिवेट कीजिए सो दैट वो उसको अचीव कर पाएं। तो अगर उनके मोटिवेशन लेवल को हम इंक्रीज कर पाए थ्रू कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही तो पता चलेगा क्या गलत हो रहा है या क्या सही नहीं जा रहा, गलत भी ना कहें तो क्या सही नहीं जा रहा है, तो अगर उसको मैं कंट्रोलिंग के थ्रू करेक्ट कर पाया तो हम मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय उसको भी इम्प्रूव करते हैं। कंपनी के अंदर अगर कंट्रोलिंग होगी, कहीं पर भी अगर नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है, तो वहां पर चीजें ऑर्डर में, मतलब कि सही रूप में, और डिसिप्लिन अनुशासन बढ़ जाता है। किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, आप क्लास में देख लीजिए, जब टीचर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है तो हम जो भी चीज़ वो दे रहे हैं, जो लर्निंग होती है वो बहुत इम्प्रूव होती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा है तो हम
लगभग 80 to 90% श्योर हो जाते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव को शायद अचीव कर लेंगे, शायद नहीं कर ही लेते हैं। ज़्यादातर डिसिप्लिन और ऑर्डर अगर हो तो हम और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको अचीव कर ही लेते हैं। कोऑर्डिनेशन लाने में मदद करता है, बिल्कुल लाता है। समन्वय लाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग के थ्रू हम कोई भी चीज़ डेविएट नहीं होने देते स्टैंडर्ड से। तो अगर हम स्टैंडर्ड से भटकेंगे नहीं तो इसका मतलब है हम सब लोगों को जो काम जिसको अपॉइंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग उससे काम करवा पा रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू। तो ये थी 5-6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जिनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जब भी आता है 3 to 4 मार्क्स में आता है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कि भाई जब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी तो लिमिटेशन भी आती हैं, कंट्रोलिंग की कुछ कमियां हैं। तो पहली ये है कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हर चीज़ के लिए सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि इसमें सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, ठीक है। अब वो जो स्टैंडर्ड है वो हर एक के लिए क्वांटिटेटिव फॉर्म में सेट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉय के मोरल को क्वांटिटी में आप मेज़र नहीं कर सकते। कोई एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई है अपनी जॉब से उसको आप क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर पाओगे। ह्यूमन बिहेवियर को भी आप क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम आती है जब ऐसी जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में सेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उस समय डिफ़िकल्टी आती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में। तो दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी हैं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, उसमें करेक्शन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, कॉम्पिटिटर ने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, या कोई जितने भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे बिजनेस को तो इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। डिमांड ही कम हो गई मान लिया आपने, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो जो टारगेट हमने सेट किए थे, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, मे बी हम उसके अकॉर्डिंग काम ना कर पाए, कुछ ऐसा अनफोर्सीन हो जाए कि मशीन खराब हो गई, तो बताइए आप उसको कंट्रोल कर पाओगे कि उसको ठीक करा पाओगे? पर जब वो खराब होगी तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो जितने भी फैक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए मैं कोई भी कंट्रोलिंग नहीं कर पाता। थर्ड आता है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय मिलेगी जब भी आप कुछ भी चेंज लाओगे, कोई भी चेंज अप्लाई करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको रेजिस्टेंस मिलती ही मिलती है। एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते तो उनकी तरफ से जो है रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो एक इफेक्टिव लीडर उसको कैसे टैकल करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस आता ही आता है तो वो कंट्रोलिंग में डिफिकल्टी जो है क्रिएट करेगा ही करेगा। बहुत कंट्रोलिंग जो पूरा सेटअप है उस कंट्रोलिंग सेटअप को लगाने में एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो उस कंट्रोलिंग सेटअप को सेट करने में आपको कॉस्ट भी देनी पड़ती है, आपकी खर्चे भी बहुत आते हैं, एज वेल एज टाइम भी लगता है। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम को सेटअप नहीं कर पाते, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जरूर कर पाती हैं। तो कॉस्टली अफेयर भी है, हर एक उस करना तो सबको ही पड़ता है। देखिए आप ये ऑल परवेसिव है, ये हमने पढ़ लिया है, तो दैट्स मीन्स वो होगा तो हर जगह। पर आप एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सेटअप को लगाने में, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि मॉनिटरिंग की जा सके एम्प्लॉइज़ की, रिसोर्सेज की, सबकी, तो उस पर बहुत हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो हैवी एक्सपेंसेस हर एक व्यक्ति उस तरीके से उस लेवल पर नहीं दे पाएगा, तो कॉस्टली अफेयर है। तो कभी कभी ये भी एक सीमा के रूप में आता है, लिमिटेशन के रूप में आता है कि हम वो चीज़ वो उतने इफेक्टिवली कंट्रोलिंग को नहीं कर पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी लिमिटेशन के रूप में। अब आता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, अगर आप इसको वैसे देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये लास्ट फंक्शन है। बट ये ऐसे दो फंक्शन हैं जिनको आप अलग नहीं कर पाओगे, ये दोनों जब भी चलेंगे एक साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती और कंट्रोलिंग के बिना आप नेक्स्ट साइकिल की प्लानिंग भी नहीं कर पाओगे।
तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग अगर कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग करने का फायदा क्या, प्लानिंग मत करो, इससे तो बढ़िया। तो इसलिए प्लानिंग जो है बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस होती है। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है, मतलब कि अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी टारगेट हमें दिए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव और वो टारगेट कहाँ सेट किए गए हैं, वो हमारी प्लानिंग में सेट किए गए हैं। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेसिकली तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। पर कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के एकदम ब्लाइंड है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है जिसके बेस पर वो जो है डेविएशन को ढूंढ पाए, वो डेविएशन ढूंढ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डेविएशन ढूंढने के लिए कंट्रोल प्लानिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग सीक कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के अंदर कंसिस्टेंटली चलती रहती है, एकीकृत है, पूरे मैनेजमेंट की एक साथ की जाती है। आर्टिकुलेट मतलब एक आर्ट के रूप में, एक कला के रूप में है, तो कोई अच्छा करता है, कोई उससे डिफरेंट लेवल होते हैं तो सबके। तो वो एक ऐसा प्लान है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक साथ मिलता है, क्रिएटिव होता है, कंसिस्टेंटली चलता रहता है। जबकि कंट्रोलिंग क्या चाहती है कि सीक टू कंपेल इवेंट टू कंफर्म टू प्लान। तो उसको वो काम करनी है कंट्रोलिंग के अंदर, उसको वो चेक करना है, वो देखना है सो दैट जो प्लानिंग में हमने सेट किया हम उसको पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें देखना है कि वो स्टैंडर्ड अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग हो पा रही है, कंट्रोलिंग की गई है तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हो पाएगी। तो प्लानिंग इज क्लियरली प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। ये हमने देख लिया ऊपर पढ़कर कि कंट्रोलिंग जब ही की जा सकती है जब प्लानिंग की गई हो। एज वेल एज कंट्रोलिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर नेक्स्ट साइकिल प्लानिंग। अगले साल की, अगली साइकिल की अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कंट्रोलिंग के थ्रू हमें मिली कि डेविएशन क्यों आई, डेविएशन ठीक हो पाई या नहीं हो पाई। तो उन सब के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करूंगा। इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। प्लानिंग इज प्री स्क्रिप्टिव, पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती है, आप सारी चीजें पहले से डिटरमाइन कर लेते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे के फंक्शन को परफॉर्म करते हो। तो इसकी स्क्रिप्ट क्या है, पहले से तैयार है। जबकि कंट्रोलिंग क्या होती है, इवेल्युएटिव होती है, वो उन स्टैंडर्ड को देखती हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या उनसे अलग जा रही है, और अगर जा रही है तो क्या कारण है और उन कारण को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए ये इवेल्युएटिव बेस होती है, ये प्रिस्क्रिप्टिव होती है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। नॉर्मल टर्म में हम कहते हैं कि प्लानिंग जो होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है और कंट्रोलिंग जो होती है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लानिंग भविष्य के लिए की जाती है तो इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग होगी। कंट्रोलिंग जो होती है वो स्टैंडर्ड को देखकर की जाती है तो इसलिए कहा जाता है बैकवर्ड लुकिंग है। पर अगर आप टेक्निकली सोचो तो इन दोनों में ही हम आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं। प्लानिंग करने के लिए मुझे कंट्रोलिंग में जाकर उस डेविएशन को चेक करना पड़ेगा, उसके रीजन को समझना पड़ेगा, क्या कॉजेस थे और कैसे उसको हम अब रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बैकवर्ड चले गए प्लानिंग में। फॉरवर्ड होती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बनानी होती है तो फॉरवर्ड लुकिंग तो अपने आप ही है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में बैकवर्ड जाना पड़ता है, स्टैंडर्ड वहीं पर ही होते हैं तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कंट्रोलिंग करेंगे। पर फॉरवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि हम करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, तो हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे भी देखते हैं। तो इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों को हम बैकवर्ड लुकिंग भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। फिर आता है कि अगर इनके रिलेशन की बात करें तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एज प्लानिंग बेस्ड। इंटर रिलेटेड का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्यों? प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट मेक कंट्रोलिंग इजियर। तो प्लानिंग ऐसे फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो भी हम वहाँ प्री डिसाइडेड करते हैं, उससे कंट्रोलिंग ईजियर हो जाती है। कंट्रोलिंग करना आसान है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। इफेक्टिवली कम काम कर पाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें पहले से तैयार हैं।
कंट्रोलिंग क्या करती है, फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करती है बाय प्रोवाइडिंग द डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कहाँ से निकल कर आती है, उसकी डेरिवेशन कहाँ से होती है, पुराने एक्सपीरियंस से। तो पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर कंट्रोलिंग प्लानिंग जो नेक्स्ट ईयर की हमें करनी है उसको इंप्रूव करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। वही 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, पॉइंट वाइज ही आपको लिखना होता है, बस उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम आगे। अब एक ही चीज़ बची है इसमें, वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसके अलावा अब हमारे कंट्रोलिंग के चैप्टर में कुछ और नहीं है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम देखेंगे तो 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड जिनको दी बेस बनाकर हम आगे की पूरी प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर प्लानिंग से ही सब कुछ आएगा, पर हमें परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ेगा जब हम कंट्रोलिंग शुरू करेंगे। तो फिर आता है कि उन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर, स्टैंडर्ड तो सेट कर दिए, क्या करना है वो तो कर लिया, अब एक्चुअली में जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं अब वो देखना, तो उसकी मेजरमेंट करना, फिर उसको कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड से जो सेट किए गए हैं। फिर ये देखना कि वो अगर कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को एनालाइज करना, क्यों है, कैसे है, क्या कारण है, तो वो सब एनालिसिस में आएंगे। और फिर जब एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम है, ये डेविएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन को लेना, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को हमारी कंट्रोलिंग की पूरी करता है। स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, फिर उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, फिर डेविएशन को एनालिसिस करो और फिर करेक्टिव एक्शन लो, सो दैट स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सके। अब एक एक करके हम इन 5 फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर। उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड सर्व एज बेंचमार्क टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू वर्क। तो ये वो बेंचमार्क है, ये वो सेट किया जाता है कि भाई ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि एम्प्लॉय इसको तो जरूर पूरा करेंगे। तो इसलिए वो चाहे मैनेजर हो एम्प्लॉय के रूप में या कोई भी हो, बेंचमार्क हर एक के बने होते हैं। तो स्टैंडर्ड वो बेंचमार्क हैं जिनके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी या काम करवाएगी। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। दोनों टर्म में हमें उनको सेट करना होता है, सेट होते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, वो ऐसे हों जिनको आगे अगर है, स्टैंडर्ड भी तो गलत हो सकते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन की जा सके, ये दिखा हमें कंट्रोलिंग में, तो उनको चेंज किया जा सके। तो स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हों अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। इनके बेस पर फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो फंक्शंस के बेस पर बताया गया है। तो प्रोडक्शन में देखिए आप, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, किसको, कब, कैसे, एक पूरा क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होगी उस प्रोडक्शन की, वो सेट करना। कॉस्ट उसकी सेट करना, कितनी लागत पर जो जिससे एफिशिएंट बने हम, मिनिमम वेस्टेज हो। एक इंडिविजुअल जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेट करना, उसके हिसाब से उनको वर्क अलॉट करना। उनकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कैसे करेंगे उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड को सेट करना। तो ये प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं जो कंट्रोलिंग में सेट किए गए। ऐसे ही मार्केटिंग की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम क्या है, कितना सेल का हमने टारगेट सेट किया है, स्टैंडर्ड बनाया है। सेल के कितने एक्सपेंसेस हम करेंगे कि जो सेल, जो भी एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं उनके ऊपर कितना खर्च हो, एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्च किया जाए। फिर इंडिविजुअल जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या टारगेट हैं वो उनको देना। फिर सेल पर्सन की परफॉर्मेंस को मेज़र कैसे करेंगे, उन सब के स्टैंडर्ड सेट करना,
ये मार्केटिंग में करे जाएगा। HRM की बात करें तो लेबर्स के रिलेशन कैसे हों, लेबर टर्नओवर का मतलब है हमारी कंपनी को छोड़कर जाना, तो उसको मेजर कैसे करोगे, उसको कैसे रोकोगे, तो वो सब स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किए जाएंगे लेबर टर्नओवर के बेस में। और लेबर एब्सेंटिज्म का मतलब है जब वर्किंग कंडीशन हमारी ऐसी ना हो जिनमें एम्प्लॉय काम कर पाए, जिससे वो एब्सेंट होना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था जब मोटिवेशन पढ़ा था, तो लेबर एब्सेंटिज्म के बारे में हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो सब देखना HRM के अंदर होता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ऐसे ही जब फाइनेंस और अकाउंटिंग की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मशीनरी वगैरह परचेज करने में, इन्वेंट्री के क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ठीक है। कैपिटल का फ्लो कैसा है उसके बारे में, और लिक्विडिटी कैसी है, मतलब कि फ्लो ऑफ कैश कैसा है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हम कंट्रोलिंग करने के समय पहले सेट, जो पहला हमारा स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, उसमें सेट करते हैं। दीज आर ओनली द फ्यू एग्जाम्पल, देयर आर मैनी मोर स्टैंडर्ड विच ए कंपनी कैन सेट, ठीक है। चलते हैं अब आगे, सेकेंड स्टेप पर पहुंचते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब देखना कि एक्चुअली हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, मतलब कि इस तरीके से हो कि हम भेदभाव ना करें, एक पर्टिकुलर उद्देश्य हो, तो हम चीज़ों को देखकर उसके अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन को एनालिसिस कर उसके हिसाब से करें। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के तरीके ऐसे हों जिससे किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मेजरमेंट परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे उसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सैंपल चेकिंग है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार करना जिसके बेस पर, और इसके अलावा और बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके बेस पर हम जो है एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करते हैं। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन द सेम यूनिट जो स्टैंडर्ड में सेट की गई है, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन हो पाएगा तो वो उसी यूनिट के अंदर हो जिस यूनिट को हमने स्टैंडर्ड में सेट किया है। Whenever possible, देखो नॉर्मली क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस हम ये मानते हैं कि जब कंप्लीशन कोई टास्क हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क हो जाता है, जब हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क में हम नॉर्मली मेजरमेंट करते हैं, बट आपको यहाँ क्या करना है, जब भी पॉसिबल हो मेजरमेंट बीच बीच में करनी चाहिए, सो दैट हम डेविएशन को समझ पाएं और फिर उसको करेक्ट कर पाएं। तो इसीलिए जब भी पॉसिबल हो मेजरमेंट रूटीन वे में करें, सो दैट जो डेविएशन है उसको आप करेक्ट टाइमली कर पाएं। तो ये था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजरमेंट हो गई तो अब क्या करोगे, आप उसको उस एक्चुअल परफॉर्मेंस की को मेजर करो, कंपेयर करोगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये स्टेप क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ देखता है, कंपेयर करता है और देखता है कि डेविएशन है या नहीं है। तो अगर वो कंपैरिजन हम प्रॉपर वे में कर पाए तो ये रिवील होगा कि डेविएशन क्या है बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड जो डिजायर रिजल्ट, या जिसको हमने स्टैंडर्ड बोला है। तो स्टैंडर्ड और उसमें क्या डेविएशन है उसको हम रिवील कर पाते हैं थ्रू इसके। जैसे अब हमने स्टैंडर्ड में सेट किया था, मैं एक एम्प्लॉय के बेस पर स्टैंडर्ड सेट करके देख लेता हूं कि 80 यूनिट वो पर डे बनाएगा, ठीक है। और जब हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं एम्प्लॉय की, तो हमें पता चलता है कि वो जो है अभी 70 यूनिट पर है। तो ये डिफरेंस आया, इस डेविएशन को हम क्या कहेंगे, डेविएशन जो आई है वो क्या आई है, -10 यूनिट आई है। तो ये डेविएशन को निकालना या कंपेयर करना ही क्या है, इस स्टेप का काम होता है। तो हम ये काम करते हैं तो कंपैरिजन क्या कर जाती है, आसान हो जाती है जब स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटेटिव टर्म में हो। इसलिए जब तक स्टैंडर्ड नहीं होंगे ये परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे करोगे, कंपेयर किससे करोगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो। अगर सिर्फ हम ये कह दें कि अच्छी खासी यूनिट बनाएगा तो कोई आंसर तो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए क्वांटिटेटिव फॉर्म में वो मेजरमेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, सो दैट हम डेविएशन को निकाल पाएं। अब चौथा स्टेप हमारा आता है कि वो डेविएशन एनालाइज करें कि डेविएशन जो आई है उसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो डेविएशन है वो एक्सपेक्टेड है कि आएंगी बहुत
बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब स्टैंडर्ड हमारा, जो भी स्टैंडर्ड हमने ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया है वो हम कंप्लीटली अचीव कर पाए, मतलब कि 100% स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाए, ऐसा नॉर्मली नहीं मिलता। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग होती है। तो इट इज़ देयर फॉर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि वो रेंज क्या है जो डेविएशन में एक्सेप्टेबल है, मतलब उतनी डेविएशन को हम मानते हैं कि ये नॉर्मल है, इतना तो होना ही चाहिए, मतलब इतना चल सकता है, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम फिर तो स्टैंडर्ड ही सेट ना करें। तो बस ये है कि उस रेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर जो रीज़न होगा, कोज होगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। तो डेविएशन जो की एरिया है, मतलब कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, उसकी जो है बिजनेस को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है अर्जेंटली। की एरिया भी हम देखेंगे किसके बेस पर निकलते हैं, तो दो बेसिस होते हैं, एक टेक्निक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक टेक्निक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इनको हम यूज़ करते हैं उन की एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनकी डेविएशन को हमें अटेंड करना जरूरी है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट को देखते हैं। तो कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनकी डेविएशन को कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होते हैं, ठीक है। तो अब आप हर एक काम के लिए, अब देखो आपकी एक एरिया है आपका सेल्स या कह लो मार्केटिंग, ठीक है, और एक आपका एरिया है स्टेशनरी का, जो आपकी छोटी मोटी स्टेशनरी आ रही है। तो स्टेशनरी में डेविएशन आ रही है कि इसकी कॉस्ट जो है 20% इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और जबकि जो सेल्स में आपको पता चल रहा है कि 10% आपकी सेल डाउन जा रही है, तो ये 10% आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, 20% स्टेशनरी शायद आपके लिए इतना जरूरी की एरिया नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी पर आप कितना खर्च कर रहे होगे, आपके टोटल एक्सपेंडिचर का ये मुश्किल से 1-2% होगा, 2% 3% होगा। तो 3% में अगर 20% की कोई इंप्रूवमेंट हो भी जाती है, बढ़त हो भी रही, तो उसको कंट्रोल करना कोई इतना जरूरी नहीं है जितना सेल जो आपकी डाउन जा रही है। सेल के लिए जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, अगर वो रॉ मटेरियल आपका 10% भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट की एरिया है। तो उनकी एरिया को सिलेक्ट करना होता है और उनकी एरिया को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और उनको अटेंड करना, उनकी डेविएशन को समझना और उसको करेक्ट करना, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो टेक्निक थी वो हमें ये बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर आप अपना बेसिकली सारा कंसंट्रेशन करो। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में भी लगभग वही है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप वही स्टेशनरी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सेल को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कि जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो, छोटी मोटी डेविएशन को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ ये बोला गया है कि अब जैसे मैं रॉ मटेरियल की बात ही करूँ, तो अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई रॉ मटेरियल मेरा की एरिया तो है, ठीक है, पर 1% डेविएशन यहाँ पर आ रही है, जबकि एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो 5% इंक्रीज कर रही है। तो 1% की डेविएशन कोई बहुत बड़ी डेविएशन नहीं है, या 0.5 की डेविएशन कोई इतनी बड़ी डेविएशन नहीं है जिससे आपकी एफिशिएंसी जो खतरे में हो। पर अगर 5% एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ रही है तो ये ज़्यादा चिंताजनक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। की एरिया तो ढूंढ लिया आपने, उन की एरिया में भी जो डेविएशन इग्नोरेबल है, मतलब कि जो एक्सेप्टेबल है, बोला था ना ऊपर के कुछ एक्सेप्टेबल रेंज होगी, तो अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको देखिए जो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको ये बताती है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशन, जो भी हमें नोटेड डेविएशन है, जो बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट जा रही है, उस डेविएशन को आप अपने पास नोट करके रखिए, जिसके ऊपर अब आपको उनके सारे कारण ढूंढने हैं कि किन कारणों से ये
आपकी जो रेंज है या स्टैंडर्ड है उससे अलग जा रहे हैं, तो उन सब कॉजेस को हमें अपने पास लिख कर रखना पड़ेगा और फिर उनके बेस पर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एडवर्टीजमेंट में टीवी पर ज़्यादा खर्च कर रहे हो, मैगजीन वगैरह पर कम कर रहे हो, ठीक है। तो है मुझे उन सारे कॉजेस को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो हम टीवी पर देते हैं वो बढ़ गई हो, तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो वो सारे कॉजेस हमें ढूंढने पड़ेंगे और उनको नोट डाउन करना पड़ेगा सो दैट हम करेक्टिव एक्शन ले पाएं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है, जो भी ऐसी डेविएशन है जो करेक्ट की जा सकती हैं, जो कंट्रोलेबल है, उनको आप करेक्ट करके देखिए। तो ये फाइनल स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशन आर एक्सेप्टेबल लिमिट, वो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। पर जब डेविएशन बिलो एक्सेप्टेबल रेंज जाती है, बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज जाती है, तो उसमें इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन देनी जरूरी हो जाती है सो दैट हम स्टैंडर्ड को पा पाएं। तो उनके लिए कुछ डेविएशन के कारण हैं और उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो वो कारण देखकर और उस कारण का क्या करेक्टिव एक्शन हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं सो दैट आप समझ पाओ कि इसमें करेक्टिव एक्शन कैसे लिए जाते हैं। अगर मटेरियल ही डिफेक्टिव है, कारण ये निकला कि भाई वेस्टेज क्यों हो रही है, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, डिफेक्टिव मटेरियल आ रहा है, तो चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल यूज्ड, तो उसकी क्वालिटी को चेंज करो, मटेरियल को डिफेक्टिव होने से रोको। अगर आया कि मशीन डिफेक्टिव है तो उसको रिपेयर कराओ एग्जिस्टिंग मशीन को, और अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो आप उसको रिप्लेस करा दो, ठीक है। और अगर कोई ऐसी मशीन है जो अब आउट ऑफ यूज हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो, उस मशीन को चेंज करो या उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ सो दैट वो यूज करने की कंडीशन में आए। प्रोसेस में ही डिफेक्ट है, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वही प्रोसेस डिफेक्टिव है तो मॉडिफाई करो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है सो दैट उस डेविएशन को रोका जा सके। फिजिकल कंडीशन जो वर्क की है, भाई लाइटिंग हो गया, पानी वगैरह हो गया, टूल किट हो गया, कोई भी फिजिकल कंडीशन अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको आप इंप्रूव करो सो दैट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये कुछ करेक्टिव एक्शन थे जो हमें डिफरेंट स्टेजेस पर लेने पड़ते हैं जब हम डेविएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो डेविएशन भी कौन सी होनी चाहिए, बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज। तो इसी के साथ हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस भी समाप्त होती है, कोर्स भी समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा बिजनेस स्टडी का पूरा कोर्स आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ मैंने कंसेप्ट बेस पर आपके सामने सारा कोर्स रख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस कोर्स को स्टडी करिए, और मैं इस अब आगे जो वीडियो बनाऊंगा उन वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन के बेस पर हम समझेंगे कि सीबीएसई में किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, एमसीक्यू क्या क्या हो सकते हैं। तो आगे की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाएँ और हम सब मिलके अपने 95% के टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करती है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।